हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। केम विजुअल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार सीरीज चला रहे हैं हम लोग। एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि है बेसिक स्ट्रेंथ, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि तुम लोग को पता है, हर एक वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट के बेस बहुत सारे इंपोर्टेंट मेंस के और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ऐसे ही हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को कवर करने के बाद बेसिक स्ट्रेंथ को चूज किए। और जैसे कि तुम लोग को पता भी होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है यहां से। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, पेन कॉपी लेके बैठ जाना है। बेसिक स्ट्रेंथ को पहले समझ लेना है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगे इसमें। बेसिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन जब भी करेंगे हम लोग, कौन से पॉइंट को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, सब कुछ सिखा दूंगा इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो। और जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो बच्चों, जब भी हम लोग बेसिस के बारे में पढ़ते हैं यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरली नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। और जब भी नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग बेसिस के बारे में पढ़ते हैं, उनके बेसिक स्ट्रेंथ को कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो इफेक्ट करते हैं। और इस पॉइंट्स को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हर वीडियो में जैसे होता है, कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चन में तुम लोग को होमवर्क भी देता हूं और तुम मुझे कॉमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर भी बताना। जैसे कि बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन की बेस क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, फैक्टर्स कौन से है जो बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि फैक्टर्स इफेक्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स लिख रखा हूं और सबके सब इंपॉर्टेंट है, कोई एक पॉइंट को भी तुम लोग यहां से स्किप नहीं कर सकते हो। और इस वीडियो देखने के बाद मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि बेसिक स्ट्रेंथ का कितना भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो, तुम लोग इजीली हैंडल कर सकते हो उस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन कैसे फैक्टर्स इफेक्टिंग करता है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, देन फ्लिपिंग एंड अम्ब्रेला इन्वर्जन, इसका क्या मतलब है, ये कैसे इफेक्ट करता है। ऑल नाइट्रोजिनस बेस, सबसे इंपॉर्टेंट, जनरली हम लोग को एग्जामिनर कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है तो नाइट्रोजिनस बेस के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे जितने भी नाइट्रोजिनस बेस होंगे वो सबका कंपैरिजन करेंगे। जैसे बच्चों हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में विद पीके वैल्यू कंपैरिजन किए थे, उस वैसे ही हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ में भी कंपैरिजन करेंगे जितने भी नाइट्रोजिनस बेस है। उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, एनिलीन के जितने भी डेरिवेटिव्स है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, पारा पोजीशन पे कहीं पे भी लग जाएगा तो उनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। नेक्स्ट, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, जिसको तुम लोग एसआईआर इफेक्ट बोलते हो, और इसका रोल बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ में भी था, अभी इसका रोल बेसिक स्ट्रेंथ में भी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है बच्चों, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, जिसको तुम लोग एसआईपी इफेक्ट, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे, मुझे पता है जो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में डिटेल्स में नहीं पढ़ते हो तुम लोग, जिसके वजह से एग्जाम में फंस जाते हो। इसीलिए मैं हर एक टॉपिक में पहले बच्चों समरी तुम लोग को इसीलिए बता देता हूं कि क्योंकि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तुम्हारे सामने ये सारे पॉइंट्स रहेंगे, उन पॉइंट्स के बेसिस पे तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमिन्स में कुछ इफेक्ट्स लगेंगे जो कि इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक क्राउडिंग, सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन, ये सारे इफेक्ट्स को लगा के हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करेंगे। किनका ना, एलिफेटिक एमिन्स का। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ का। जनरली बच्चों हम जब भी बेस के बारे में बात करते हैं, अगेन तीन थ्योरी आते हैं हमारे सामने, एरेनियस थ्योरी, लुईस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। मेनली ऑर्गेनिक बेसिस के केस में हम लोग ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी को अप्लाई करते हैं। ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी ये बोलता है कोई भी बेस है वो एसिड, वो एक्वस सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में तुम्हारा क्या करेगा, H+ आयन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी कि H+ आयन को लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं मान रहा हूं, अगर कोई बेस है बी, ये वाटर मीडियम में है, यानी कि एक्वस मीडियम में है, अगर एक्वस मीडियम में है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, BH पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा विद द रिमूवल ऑफ OH-। अगर ये बेस है तो बेस के लिए हम लोग क्या कांस्टेंट यूज करेंगे, Kb यूज करेंगे। वहां पे एसिड के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka यूज कर रहे थे, यहां पे क्या यूज करेंगे, Kb यूज करेंगे। काम की बात ये है बच्चों, ये जो B है ये क्या है, ये एक बेस है। ये बेस जब H+ आयन एक्सेप्ट करता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया कंजुगेट एसिड। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट हम लोग बोल रहे थे, कोई भी बेस का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, Kb के साथ। एंड दिस Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ
कंजुगेट एसिड, एग्जैक्टली सेम। एसिडिक स्ट्रेन में भी मैं तुम लोग को बताया था, जो एसिड होगा वो डिसोसिएशन के बाद कंजुगेट बेस बनाता है। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस से डिसाइड करता है एसिड का एसिडिक स्ट्रेन कितना है। यहां पे भी वैसे बेस डिसोसिएट हो रहा है, बेस कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड डिसाइड करेगा केबी का वैल्यू कितना होगा। केबी डिसाइड करेगा, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है जो कि किसी भी कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट अगेन सेम चीज, यहां पे अगर देखोगे तो कंजुगेट एसिड के रिस्पेक्ट में कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। याद करो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़े, कार्बोएनायन पढ़े, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़े, अभी बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे। जब जब पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी भी स्पीसीज में, उसमें पॉजिटिव इफेक्ट्स जो होंगे उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। पॉइंट नंबर 2, जब जब किसी स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज आएगा, जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारे इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा कंजुगेट एसिड। जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एसिड होगा, करेस्पॉन्डिंग बेस का बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। इसीलिए मैं बोल सकता हूं दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट एंड प्लस एच इफेक्ट। उसका रिवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट एंड माइनस एच इफेक्ट। काफी काम की बात। नेक्स्ट अगेन हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंटल फैक्टर के बारे में। जैसे हम लोग को पता होगा बच्चों, कोई भी बेस है अगर वो OH माइनस आयन देता है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल, यानी कि OH माइनस कंसंट्रेशन जितना ज्यादा, Kb वैल्यू उतना ज्यादा। और मुझे पता है POH जो होता है वो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। अगर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन किसी का ज्यादा, POH वैल्यू ये अगर ज्यादा तो POH वैल्यू कम, POH वैल्यू कम, POH वैल्यू अगर कम तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। या तो हम लोग बोल सकते हैं pH वैल्यू जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, या रिवर्स भी बोल सकते हो, यानी कि POH वैल्यू क्या होगा उतना कम होगा। सिंपल बात है। वैसे ही बच्चों अगर मैं PKB की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ KB, यानी कि KB वैल्यू जितना ज्यादा PKB उतना कम, KB वैल्यू जितना ज्यादा PKB उतना कम। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB वैल्यू। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ ना, PKB वैल्यू के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। काफी काम की बात बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इतने पॉइंट्स। यानी कि इंडक्टिव मेसोमेरिक रेजोनेंस, ये सब इफेक्ट के बारे में तो हम लोग जान लिए, ये सब इफेक्ट के बारे में जान लिए। उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्टर जो डिफाइन करेंगे कौन सा बेस ज्यादा बेसिक है, कौन सा बेस कम बेसिक है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको, इतना क्लियर हो गया। यानी कि इंडक्टिव मेसोमेरिक का तो इफेक्ट हम लोग को पता चल गया। सबसे पहला यही था हम लोग के पास, इंडक्टिव एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। यहां पे नेक्स्ट और एक पॉइंट में डिफाइन करूंगा तुम्हें, हाइब्रिडाइजेशन। उससे पहले मैं बोलता हूं बच्चों पेन कॉपी लेके बैठना है, वीडियो को एंड तक देखना है और सब कुछ अपने कॉपी में लिख लेना है। क्यों मैं बोल रहा हूं, अगर पेन कॉपी चलाते रहोगे बच्चों दिमाग भी चलता रहेगा तुम्हारा, और लास्ट में जो क्वेश्चन करेंगे देखना खुद से ही वो सारे क्वेश्चंस कर लोगे तुम लोग। अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी अपने से हो जाएगा अगर तुम लोग पेन कॉपी के साथ बैठे हो, पूरे वीडियो को देख रहे हो। इसीलिए कंसंट्रेट होके रहो, फोकस्ड रहो और इसको सीख लो पहले। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग जा रहे हैं किसके पास ना, हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल रहता है उसको देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल रहता है उसको देखते हैं बच्चों। यहां पे बच्चों हम लोग को 3 टाइप के नाइट्रोजन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या तो नाइट्रोजन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, या तो नाइट्रोजन के ऊपर sp हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल बच्चों, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर। जब भी बेस की बात करेंगे बच्चों ये क्या होगा, प्रोटोनेट होगा। यानी कि ये सारे लोन पेयर H+ को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। जितना इजीली कोई इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उतना जल्दी प्रोटोनेशन होगा, जितना जल्दी प्रोटोनेशन होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा उस कंपाउंड का करेस्पॉन्डिंग। इतना क्लियर हो गया। अब देखो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 मूव करेगा, sp मूव करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो अपने पास रखना ट्राई करेगा। यानी कि जितना हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम रहेगा उतना अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, और जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा उतना अच्छा उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा। इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूं बच्चों नाइट्रोजन sp3 वाला का जो तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन sp2 एज कंपेयर टू नाइट्रोजन sp। लेकिन बच्चों ये तो सब पढ़ लेते हैं, ये तो सबको ही पढ़ के आते हैं, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट देख के सॉल्व होगा। sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन के केस में बच्चों 3 कंडीशंस आएंगे। 3 ऐसे कंडीशन आ सकते हैं नाइट्रोजन sp2 होगा, या तो तुम्हारे पास लोकलाइज्ड लोन पेयर हो सकता है, लोकलाइज्ड लोन पेयर हो सकता है, या तो तुम्हारे पास ऐसा हो सकता है लोकलाइज्ड लोन पेयर आ सकता है डायरेक्टली, या तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर आ सकता है।
डीलोकलाइज्ड लोन पेयर आ सकता है, या तो डीलोकलाइज्ड प्लस एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता हुआ लोन पेयर आ सकता है। तीन चीजें बता रहा हूं, काफी इंपोर्टेंट। नाइट्रोजन sp3 वाला सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन sp2 वाला, फिर नाइट्रोजन sp वाला। नाइट्रोजन sp2 तुम्हें ये तीन चीजें देखने को मिल सकता है, या तो विथ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, विथ लोकलाइज्ड लोन पेयर, विथ डीलोकलाइज्ड एंड एरोमेटिक। मतलब लोन पेयर जो होगा वो कंजुगेशन का भी पार्ट होगा, और उस लोन पेयर के वजह से तुम्हारा रिंग एरोमेटिक हो रहा होगा, जैसे तुम लोग पाइरोल के केस में देखते हो। तो इस बेसिस पे बच्चों में बोलूंगा कि जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा, जब भी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर आएगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर से डीलोकलाइज्ड लोन पेयर का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा लोकलाइज से कम होगा, यानी कि लोकलाइज्ड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड का ज्यादा होगा डीलोकलाइज्ड विद एरोमेटिक। इस बेसिस पे अभी हाल फिलहाल में ही 2023-24 में भी क्वेश्चन आया है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखना थोड़ा। हाइब्रिडाइजेशन का बस इतना ही रोल था, उसके बाद इंडक्टिव मेसोमेरिक देख लिया। नेक्स्ट बच्चों आते हैं फ्लिपिंग एंड अम्ब्रेला इन्वर्जन। जैसे कि बच्चों तुम लोग को पता होगा कि नाइट्रोजन, एलिफेटिक नाइट्रोजन में 3 डिग्री एमीन्स के केस में जनरली एमीन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन देखने को मिलता है। यानी कि अगर ऐसा एक तुम्हारे पास नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन अपने आप को प्लेन में पहले कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप्स लगे होंगे, अगर यहाँ पे 3 ग्रुप्स लगे हुए, ये तीनों ग्रुप अपने आप को रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए प्लेन में आते हैं, और ये प्लेन फिर से इन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कन्वर्जन होता है बच्चों, ये कन्वर्जन बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट। ऐसे देखने को मिलता है 1 सेकंड में 10⁻25 टाइम्स ये कन्वर्जन होता है। अगर ये कन्वर्जन हो रहा है बच्चों, तो क्या होगा, ये लोन पेयर का पोजीशन फिक्स नहीं रहा, लोन पेयर एक जगह पे फिक्स नहीं है। अगर लोन पेयर एक जगह पे फिक्स नहीं रहेगा बच्चों, तो डोनेशन पावर कम हो जाएगा, डोनेशन कम हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इसीलिए बच्चों अगर कभी भी 3 डिग्री एमीन से तुम्हारे पास और 3 डिग्री साइक्लिक एमीन से, उसके रिस्पेक्ट में 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन से इनका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ध्यान रखना। जैसे कि मैं अगर यहां पे ऐसा 3 ग्रुप लगा दिया, ये लोन पेयर है, और कोई ऐसा नाइट्रोजन लगा दिया, ऐसा एक नाइट्रोजन लगा दिया तुम्हारे पास, ये भी 3 डिग्री है, लेकिन बस काम की बात ये है, ये जो लोन पेयर है इजीली डोनेट कर सकता है, लेकिन ये जो लोन पेयर है, ऐसा कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक लोन पेयर ऐसा है, यहां पे 3 डिग्री अमीन है, ये लोन पेयर का डोनेशन पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, यानी कि 3 डिग्री में साइक्लिक का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एसाइक्लिक। ये हो गया फ्लिपिंग या अम्ब्रेला इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास ऑल नाइट्रोजनस बेस का एक बहुत ही शानदार सीरीज, इसको ध्यान रखना, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए कर सकते हो तुम लोग। तो बच्चों ये सीरीज क्या बोलता है देखते हैं। ये सीरीज बताता है हमें, जब भी हमारे पास ऐसे ग्रुप्स आ जाएंगे जैसे कि ग्वानिडीन टाइप के बेस, कैसे ग्वानिडीन बेस समझोगे बच्चों, किसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक साइड में NH2 दूसरे साइड में NH2, तो ये जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट करेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या लाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब कोई न्यूट्रल एटम है, जैसे कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और कोई नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटोनेशन इजीली होगा किसके केस में, इसके केस में प्रोटोनेशन इजीली होगा एज कंपेयर टू लोन पेयर, तो इसका डोनेशन पावर ज्यादा। तो ऐसे बेस को हाईली बेसिक स्ट्रेंथ शो करने वाले बेसेस बोला जाता है। अगर मैं यहां पे नाइट्रोजन को मार्क कर देता हूं, ये फर्स्ट नाइट्रोजन, ये सेकंड नाइट्रोजन, ये हमारे पास थर्ड नाइट्रोजन, तो जो थर्ड नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो 1 और 2 से तो ज्यादा होगा, बट 1 और 2 का बराबर होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ दिखाने वाला नाइट्रोजन है वो ऊपर वाला नाइट्रोजन। इतना क्लियर हो गया। इनको बोलते हैं ग्वानिडीन टाइप के बेस। 3 नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, एक कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, रेजोनेंस आएगा, एक नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, डोनेशन पावर मोर, बेसिक स्ट्रेंथ मोर। वैसे एक और कंपाउंड ऐसा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ला रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पे NH2 2 ग्रुप था, यहां पे एक OH ग्रुप हो गया, बट दोनों का डोनेशन पावर है इसके रेस्पेक्ट में कम आ जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, अगर यहाँ पे एक ही NH2 ग्रुप लगा दिया तो एक ही साइड से डोनेशन होगा, उसके बाद इसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा और ये इजीली प्रोटोनेट हो सकता है। उसके बाद बच्चों प्राइमरी एमीन, एमीन में 1 डिग्री, ध्यान रखना एमीन में 1 डिग्री एमीन पहले रखा हूं मैं। फिर आता है इमीन, देखो ये बच्चों ये तुम्हारा डीलोकलाइज, ये नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पे ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये भी कंजुगेशन के पास है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, जैसे कि हम लोग पढ़े थे, इसका डोनेशन पावर बहुत लेस। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन तो है, बट ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये क्या है, लोकलाइज्ड। ये क्या है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर।
तो लोकलाइज लोन पेयर का डोनेशन पावर ज्यादा एज कंपेयर टू डीलोकलाइज एज कंपेयर टू एसपी। ये ऑर्डर ध्यान हो गया। अभी हम लोग जाते हैं थोड़ा साइक्लिक एरोमेटिक एमीन्स के केस में, सब्स्टिट्यूटेड एलिनिन के केस में, फिर हम लोग देखेंगे एसआईआर इफेक्ट, फिर देखेंगे एसआईपी इफेक्ट, फिर एलिफेटिक एमीन्स, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, फिर जाएंगे क्वेश्चन सेक्शन के पास। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास किसका था, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के पास। सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मतलब एनिलीन के रेस्पेक्ट में कोई भी पोजीशंस में कोई ग्रुप लगा हुआ है। इस बेसिस पे हम लोग दो टाइप के ग्रुप्स लगा सकते हैं, या तो एनिलीन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा सकते हैं, या तो एनिलीन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए, जैसे कि एग्जांपल्स क्या क्या है, आर है, OH है, OR है, NH2 है, NHR है, NR2 है, यानी कि प्लस के थ्रू वो डोनेशन कर रहे हैं, प्लस H दिखा सकता है, प्लस I दिखा सकता है, प्लस M दिखा सकता है, ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे जो पूरे चीज को चेंज कर देंगे, जो हम पढ़ेंगे SIP इफेक्ट। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि हम लोग पढ़े थे जो डोनेट करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। वैसे विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। जैसे कि विड्रॉइंग ग्रुप में यहाँ पे NO2 ग्रुप, सियानाइड ग्रुप, SO3H ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये सारे क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को हमारे डिक्रीज करेंगे, डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जब भी एनिलीन के रेस्पेक्ट में कोई विड्रॉइंग ग्रुप होगा बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, डोनेटिंग ग्रुप होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने आता है बच्चों तीन बहुत ही शानदार इफेक्ट। एक है स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन एंड एलिफेटिक एमीन्स। यहां पे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। थोड़ा अगर तुम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन वाले वीडियो को याद करोगे बच्चों, वहां पे हम लोग स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस पढ़े थे। यानी कि रेजोनेंस फ्लक्चुएट करना या रेजोनेंस को डिस्टर्ब करना या रेजोनेंस को इनहिबिट करना ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग इज नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। इतना क्लियर हो गया। तो यहां पे भी SIR इफेक्ट लगेगा, लेकिन बहुत काम की बात है 3 डिग्री एनिलीन होना चाहिए, 3 डिग्री एनिलीन होना चाहिए। 3 डिग्री एनिलीन टाइप के मतलब यहां पे ये एक अल्काइल ग्रुप, ये एक अल्काइल ग्रुप, ये एक बेंजीन ग्रुप, तभी जाके हम लोग स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस लगा सकते हैं। पहली काम की बात, पहली काम की बात। अब स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस क्या करेगा बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो बेसिक स्ट्रेंथ है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SIR इफेक्ट, और हमें पता है SIR इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना बल्कि ग्रुप लगेगा उतना ज्यादा साइज। अब थोड़ा सोचो कि क्यों हो रहा है ये, क्यों बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है SIR इफेक्ट की वजह से। अब देखो थोड़ा ध्यान से बच्चों, ये जो लोन पेयर था नाइट्रोजन के ऊपर, क्या ये कंजुगेशन का पार्ट है, रेजोनेंस का पार्ट है? अगर ये इसी साइड में ही रेजोनेंस में बिजी है तो ये अपना डोनेशन पावर क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अगर डोनेशन पावर कम तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अगर रेजोनेंस को, इसको अगर हम लोग स्टॉप कर दिए या इनहिबिट कर दिए तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि प्रोटोनेशन पे जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग 3 डिग्री एनिलीन के रेस्पेक्ट में एक बल्कि ग्रुप लेंगे, बल्कि ग्रुप लेंगे। जैसे कि अल्काइल ग्रुप हो गया, कोई भी NO2 ग्रुप हो गया, SO3H ग्रुप हो गया, ये सारे बल्कि ग्रुप ले आने की वजह से क्या होगा, ये जो दोनों NR2 ये जो है ये एक अलग प्लेन में चले जाएंगे, ये परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाएंगे। अगर परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाएंगे तो इनका जो रेजोनेंस पॉसिबल हो रहा था ये रेजोनेंस इनहिबिट हो जाएगा, और इसी को ही हम लोग स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस बोलेंगे। अगर ये डोनेट ही नहीं कर पाया इस कंजुगेटेड सिस्टम को, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री पड़ा है, वो इजीली H+ को डोनेट करेगा। जितना इजीली H+ को डोनेट करेगा उतना ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। सबको क्लियर हो गया होगा ये बात। जब भी एनिलीन के रेस्पेक्ट में, और एनिलीन में 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो और एक बेंजीन रिंग हो, ये कभी कभी बच्चों 2 डिग्री एंड 3 डिग्री दोनों के केस में देखने को मिलता है, ध्यान रखना। कभी कभी क्या 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में तुम्हें लगाना है SIR इफेक्ट, और 1 डिग्री के केस में लगाना है SIP इफेक्ट, इसके बाद पढ़ेंगे। यानी कि SIR इफेक्ट की वजह से जो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा था वो रेजोनेंस को स्टॉप कर दिया। यहां पे अगर रेजोनेंस स्टॉप हो गया तो वो इजीली प्रोटोनेट हो पाएगा, इजीली प्रोटोनेट होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb वैल्यू। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। ये लगाएंगे किसके केस में, ओनली एनिलीन के केस में, ओनली एनिलीन के केस में बच्चों ये लगाएंगे स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, जिसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, SIP इफेक्ट बोल के पढ़ते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। बहुत ही सिंपल सा बात है बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2-3 पॉइंट है उसको ध्यान रखना है। बेस प्रोटोन को इजीली अगर डोनेट कर पा रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। आफ्टर प्रोटोनेशन अगर कंजुगेट एसिड जो है वो स्टेबल है तब भी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो 2-3 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या कम होगा। या तो बेस इजीली प्रोटोनेट हो सकता है, या तो प्रोटोनेशन के बाद कंजुगेट एसिड स्टेबल होगा। यहां पे क्या हो गया बच्चों, पहले ये एनिलीन क्या हो गया, प्रोटोनेट हो गया, प्रोटोनेट हो गया। प्रोटोनेट होने के बाद क्या बना, एनिलीनियम आयन बना। क्या बना,
एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, ये एनिलीनियम आयन अगर स्टेबल है, यानी कि कंजुगेट, ये कंजुगेट बेस जो है, कंजुगेट एसिड जो है वो अगर स्टेबल है तो करेस्पॉन्डिंग बेस का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अगर कभी भी बच्चों एनिलीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि सब्स्टिट्यूएंट आ गया, जैसे कि यहां पे आ गया एनिलीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो ये तो प्रोटोनेशन के बाद एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पे कोई रिपल्सन नहीं था ज्यादा। आफ्टर एनिलीनियम आयन फॉर्मेशन यहां पे ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप के साथ बहुत ज्यादा वैन डर वाल्स रिपल्सन या स्टेरिक रिपल्सन करेंगे, जिसके वजह से ये जो कंजुगेट एसिड है बच्चों, ये कंजुगेट एसिड जो होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। और ये अगर अनस्टेबल है बच्चों, करेस्पॉन्डिंग बेस का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि एनिलीन के रेस्पेक्ट में अगर कभी भी कोई ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आ गया तो वो स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन कर देता है, यानी कि प्रोटोनेशन के बाद स्टेरिक इनहिबिशन कर देता है, और प्रोटोनेशन के बाद स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से तुम्हारा जो होता है बेसिक स्ट्रेंथ वो डिक्रीज कर जाता है, और इसी इफेक्ट को ही हम लोग नाम देते हैं स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन, जिसके वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। यानी कि कभी भी अगर एसआईपी इफेक्ट लगता है बच्चों तो क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केबी वैल्यू बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यू। इसको ध्यान रखना, काफी काम की बात, ये थोड़े काम की चीज है, इसको नोट कर लेने से नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे बच्चों एलिफेटिक एमीन्स के केस में। एलिफेटिक एमीन्स के केस में बच्चों दो केसेस ध्यान रखना है। क्या क्या दो केसेस? अगर तुम्हारे पास मीडियम गैसियस है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन अगर एग्जामिनर मेंशन किया है कि एक्वास मीडियम है या कुछ भी नहीं मेंशन करना है तो हमें मान के चलना है कि जो सॉल्वेंट है वो हमारा एक्वास सॉल्वेंट है, यानी कि जो बेस का बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग मेजर कर रहे हैं वो एक्वास मीडियम में ही मेजर कर रहे हैं। इस बेसिस पे दो तीन पॉइंट्स ध्यान रखना है, वो दो तीन पॉइंट्स को अगर ध्यान रख लेते हो तो कभी भी एलिफेटिक एमीन्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारे से। तो बच्चों जब भी एलिफेटिक एमीन्स का आप लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे दो तीन इफेक्ट्स देखने हैं, जैसे कि सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड देखना है स्टेरिक इफेक्ट, थर्ड देखना है बच्चों हम लोग को सॉल्वेशन या हाइड्रेशन का इफेक्ट, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन का इफेक्ट। अगर मैं लिख रहा हूं एक प्राइमरी एमीन है RNH2 है, एक प्राइमरी एमीन, एक R2NH है सेकेंडरी एमीन, और एक लिख रहा हूं R3N ये है 3 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। हम लोग को सबको लगता है कि तीन तीन अल्काइल ग्रुप है, तीन तीन क्या करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ये है, देन ये है, देन ये, क्योंकि जितना ज्यादा डोनेशन उतना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल ओवर नाइट्रोजन, उतना इजीली डोनेट करेगा H+ को, उतना इजीली प्रोटोनेट होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। लेकिन ये बच्चे ये चीजें हम लोग लगाएंगे कहां पे? गैसियस मीडियम में। लेकिन हमें जब भी बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना रहता है कौन से मीडियम में करते हैं हम लोग? सॉल्वेंट यानी कि एक्वास मीडियम में करते हैं। तो एक्वास मीडियम के केस में ये तीनों इफेक्ट लगता है। अगर तीनों इफेक्ट लग गया तो इंडक्टिव तो बोलता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, स्टेरिक तो ये बोलेगा कि जितना ज्यादा स्टेरिक इनहिबिशन और जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग उतना कम बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। बट बच्चों यहां पे सॉल्वेशन का इफेक्ट रहता है। सॉल्वेशन क्या बोलता है? अगर प्राइमरी एमीन है, आफ्टर प्रोटोनेशन प्राइमरी एमीन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे नाइट्रोजन के पास आफ्टर प्रोटोनेशन। यहां पे देख सकते हो पहले मैं लिख रखा हूं प्राइमरी एमीन, और ये प्राइमरी एमीन क्या कर रखा है बच्चों? यहां पे ये प्राइमरी एमीन प्रोटोनेशन के बाद ये तीनों हाइड्रोजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, यानी कि सॉल्वेशन बहुत ज्यादा। सॉल्वेशन ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी फॉर द कंजुगेट एसिड, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी फॉर द कंजुगेट एसिड उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। वैसे ही 2 डिग्री एमीन्स के केस में क्या होगा? दो साइड से प्रोटोनेट हो सकता है। 3 डिग्री एमीन के केस में एक ही साइड से प्रोटोनेट होके प्रोटोनेशन के बाद एक ही सॉल्वेशन हाइड्रोजन वाटर लगा होगा। तो स्टेबिलिटी अगर देखेंगे इसके केस में तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 3 डिग्री। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट को मिला के हम लोग जाएंगे किसके पास? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के पास। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी तुम लोग को लिख दिया हूं, यहाँ पे पीकेवी वैल्यू लिख दिया हूं। जैसे कि अगर बच्चों में यहाँ पे R को क्या ले लिया? मिथाइल ले लिया। R को मैं क्या ले लिया? मिथाइल ले लिया। तो ये हो गया मिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एमीन, ट्राइमिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। तुम लोग अगर यहाँ पे पीकेवी वैल्यू को देखोगे तो इसका 10.64, इसका 10.77, इसका 9.80, और जो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा वो देख रहे हो। सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? केबी वैल्यू सबसे ज्यादा है किसका? ना 10.77 यानी कि 2 डिग्री का सबसे ज्यादा। ये पीकेवी वैल्यू नहीं भैया, ये पीकेवी वैल्यू नहीं, केबी वैल्यू दे रखा है। तो 2 डिग्री का सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका? ना 1 डिग्री का, उसके बाद किसका? ना 3 डिग्री का। ये केबी वैल्यूज गिवन है, और केबी वैल्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
तो 2 डिग्री एमीन ज्यादा बेसिक एज कंपेयर टू 1 डिग्री एमीन एज कंपेयर टू 3 डिग्री एमीन। बट यहाँ पे अल्काइल को अगर मैं बच्चों क्या कर दिया, इथाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, तो इसके केस में जब वैल्यूज को देखेंगे हमारा 2 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आ जाएगा 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। इसके बाद कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लोगे तुम लोग, यानी कि इससे अगर बड़ा हो गया कोई भी अल्काइल ग्रुप आर ग्रेटर देन इथाइल के लिए क्या होगा, ऑलवेज बच्चों 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो इनको याद रखने के लिए सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, उसको ध्यान रख लेना। उसको ध्यान रख लेते हो तो एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगा। अगर अल्काइल तुम्हारा मिथाइल है तो कोड वर्ड ध्यान रखना 213, क्या याद रखना 213। अगर इथाइल है तो कोड वर्ड ध्यान रखना 231, 213 एंड 231। इस बेसिस पे तुम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इन एक्वास मीडियम। अगर एग्जामिनर कोई मीडियम भी मेंशन नहीं किया है तब भी हम लोग मान के चलेंगे कि वो एक्वास मीडियम के बारे में बात कर रहा है, यानी कि सॉल्वेशन के बारे में बात कर रहा है। सॉल्वेशन होगा, अगर मिथाइल है तो 213, अगर इथाइल है तो 231, अगर अदर देन इथाइल है तो हमेशा 321। इसको ध्यान रख लेते हो तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो तो तुम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को कर सकते हो। अब तुम्हारा काम क्या है बच्चों, वीडियो को पॉज कर देना है। वीडियो को पॉज करके जो जो चीजें लिखी हम लोग उसको 5 मिनट देखना है। देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन सेक्शन में मूव करेंगे ताकि सारा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहेगा और उसको हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन में। और जब तक ये चीज नहीं सीखोगे बच्चों, बस वीडियो देख लेने से क्वेश्चन नहीं होगा। वीडियो देखने के बाद 1-2 बार तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, रिवीजन के बाद क्वेश्चन सेक्शन में जाना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन को अपना दिमाग लगा के तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। इतना अगर क्लियर हो गया तुम लोग को तो बच्चों अब क्वेश्चन सेक्शन में हम लोग मूव करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है उसको देखेंगे। वैसे ही बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जैसे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन सेक्शन के पास और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कहां पे ना, जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चंस में दिखाऊंगा जो भी मेंस के हैं वो सारे क्वेश्चन तुम लोग ऐसे ही सॉल्व करोगे अगर जो सब कॉन्सेप्ट में बताया वो सब चीजें तुम्हें याद है। सबसे पहला और आसान क्वेश्चन, मैं हमेशा तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये बोलता हूं कि हमें जो कॉन्सेप्ट आता है उसको अप्लाई करना है, उस बेसिस पे ऑप्शन एलिमिनेट कर देना है। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कॉन्सेप्ट के पास फिर से जाना है। तो इस बेसिस पे हम लोग देखेंगे सबसे पहला फैक्टर क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे मैं देखूंगा ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो किसी के साथ कंजुगेशन में नहीं है और ये तुम्हारा नाइट्रोजन जो है वो एक 2 डिग्री 1 डिग्री एमीन की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये कैसा है ना, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है। सिंपल, ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज तो है, उसके साथ साथ ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है तो वो डीलोकलाइज्ड है, बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में। ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड भी है, उसके साथ साथ एरोमेटिसिटी का भी पार्ट है। अरे मैं अभी तो बताया था तुम लोग को, यही तो मैं बोलता हूं हमेशा कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आता है, उससे बाहर नहीं जाता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन का। तो थर्ड कंपाउंड का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा। कितने ऑप्शन में ऐसे है, थर्ड और थर्ड, ये दोनों को एलिमिनेट कर दिए। अभी जस्ट मैं बताया था sp3 के बाद sp2, sp2 के बाद sp यहां पे नहीं है, डीलोकलाइज्ड विद एरोमेटिसिटी है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, यानी कि थर्ड का सबसे ज्यादा, फोर्थ का सबसे कम। थर्ड का सबसे ज्यादा, फोर्थ का सबसे कम, दोनों ही ऑप्शन में दे दिया है, यानी कि 2 और 1 में अभी हमें कंपेयर करना पड़ेगा। 2 और 1 में कंपेयर करना बहुत सिंपल है। क्या ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, बट ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर का डोनेशन पावर ज्यादा, यानी कि सेकंड का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा 1 से, सेकंड का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है 1 से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट आंसर, यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ 3 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद दोनों ही डीलोकलाइज्ड, ये डीलोकलाइज्ड नॉर्मल, ये डीलोकलाइज्ड विद एरोमेटिसिटी, इसलिए सबसे मिनिमम इसका। ये क्वेश्चन तुम लोग तो चुटकियों में सॉल्व करके आओगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, एलिफेटिक एमीन्स। पता है क्या है, एलिफेटिक एमीन्स के केस में हमें क्या करना है, अगर मिथाइल ग्रुप है तो 213 को ध्यान रखना है, अगर इथाइल ग्रुप है तो 231 को ध्यान रखना है। और इनसे एमोनिया का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम होगा जब भी हम लोग एलिफेटिक एमीन्स और एमोनिया का कंपेयर करेंगे। ठीक है यहां तक। तो हमारे सामने जो है वो इथाइल एमीन के कंपाउंड से, यहां पे देख रहे हो 2 डिग्री इथाइल एमीन, यहां पे देख रहे हो नॉर्मल एमोनिया, और यहां पे देख रहे हो 1 डिग्री इथाइल एमीन, 1 डिग्री इथाइल एमीन। इथाइल एमीन के केस में मैं बताया था 231 को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, 231, यानी कि 2 डिग्री एमीन का ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू 3 डिग्री एमीन, एज कंपेयर टू 1 डिग्री एमीन, एज कंपेयर टू नॉर्मल एमोनिया। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, 2 डिग्री, यानी कि इथाइल एमीन का। डाई इथाइल एमीन का, डाई इथाइल एमीन यहां पे है, यहां पे है, ये दोनों ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दिया।
उसके बाद कौन आएगा बच्चों, 3 डिग्री तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 1 डिग्री इथाइलेमिन फिर अमोनिया, 1 डिग्री इथाइलेमिन फिर अमोनिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दिया तुम लोग 2019 का क्वेश्चन। ये हो गया एलिफेटिक एविन्स। उसके बाद बच्चों हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ऐसा एक ऑर्डर दे रखा है, पूछा है रैंक द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि इन कंपाउंड्स का बेसिक स्ट्रेंथ हमें अरेंज करना है। तो पहला जो कंपाउंड है सबसे पहले दिख गया मुझे ग्वानिडीन टाइप का बेस, ये एग्जैक्टली ऑर्डर ही हम लोग डिस्कस किए थे, ग्वानिडीन टाइप का बेस। तो 1 का बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा, 1 का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा एक ही ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, एक ही ऑप्शन, बस एक ही कंपाउंड को देख के तुम लोग को आंसर तो मिल गया, बट सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे एक नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो ये नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे इस साइड से भी डोनेशन हो रहा है, इस साइड से भी डोनेशन हो रहा है, इस नाइट्रोजन के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटोनेशन इजीली होगा, प्रोटोनेशन इजीली होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ 1 का, फिर 3 का। यहाँ पे दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस एम से डोनेट कर रहा है, तो उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 4। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर का, सबसे ज्यादा 1 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 4 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ दिख रहा है हम लोग को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जेईई मेन 2020 का हमारे पास, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है। मैं बोला ना बच्चों, कॉन्सेप्ट अगर रिवीजन करके रखे हो ना, किसी भी पेपर का क्वेश्चन उठा के देख लोगे, सारे बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे। तो यहां पे सबसे पहले मैं देखा, ये एक नाइट्रोजन है, कंजुगेशन में ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, डोनेशन पावर इजी। लेकिन ये वाला पार्ट क्या दिख गया मुझे, ये तो दिख गया अगेन ग्वानिडीन टाइप का बेस। अगर ग्वानिडीन टाइप का बेस दिख गया तो मुझे क्या करना है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रखना है। लेकिन हमें एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको तो देख लो थोड़ा। यहां पे पूछा है पीकेवी वैल्यू का ऑर्डर, किसका वैल्यू, पीकेवी वैल्यू का ऑर्डर। और हम लोग को पता है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केवी वैल्यू के साथ, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीकेवी वैल्यू के साथ। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ को अरेंज करूं तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा बी का, उसके बाद ये डोनेट करेगा, यानी कि ये भी हल्का सा ग्वानिडीन टाइप का है, लेकिन उसके बाद आ जाएगा ए, ये ओनली प्लस आई से डोनेट कर रहा है 2 डिग्री एमिन, यानी कि उसके बाद आ जाएगा सी। लेकिन पीकेबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि सी का सबसे ज्यादा, फिर ए का, फिर बी का। कौन से ऑप्शन में है देख लो, सी का सबसे ज्यादा, फिर ए का, फिर बी का, सी ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारे लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मुझे लग रहा होगा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने अगेन आ गया है, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं अगेन। काफी इंपोर्टेंट सवाल। ये सवाल क्या पूछ रहा है देखते हैं। ये सवाल अगेन पूछ रहा है हम लोग को, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड। अभी हम लोग को पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट कौन है। तो यहां पे जो जो चीजें आते हैं उसको अप्लाई कर देते हैं। ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बेंजीन के साथ कंजुगेशन में आएगा। ये बल्कि ग्रुप है, NH2 दिख गया, क्या इफेक्ट लगाएंगे, तुरंत SIP लगा देंगे, तो ये सबसे वीकेस्ट होगा। लेकिन यहां पे CH2NH2 ये क्या है, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट 2 डिग्री है, sp2 बट 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो 1 डिग्री एमीन का होगा, प्योरली 1 डिग्री एमीन, ध्यान रखना है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ये हो जाएगा। अगर वीकेस्ट पूछता तो ऑप्शन नंबर सी के पास आता। लेकिन अगर इनको बच्चों हम लोग अरेंज करके लिखेंगे कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका कम, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ तो हम लोग को पता चल गया डी का। उसके बाद देखेंगे तो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा सी। ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हिच इज मोस्ट बेसिक, अगेन पूछ रखा है कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक है। और ये NR2 लिख के ये बताना चाहता है कि ये 3 डिग्री है, और ये 3 डिग्री होगा तब भी ये लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट होगा। ये 3 डिग्री है, बल्कि ग्रुप दिख गया, क्या इफेक्ट लगाएंगे, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, SIR इफेक्ट लगा दिए। अरे बहुत ज्यादा SIR यहाँ पे दोनों साइड पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो अगर बहुत ज्यादा SIR इफेक्ट होगा तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगा वो सी का हो जाएगा। और यहाँ पे हमने पूछा तो वही था मोस्ट बेसिक। यहाँ पे नॉर्मल 1 डिग्री एनिलीन दे रखा है, यानी कि सबसे ज्यादा सी का होगा, उसके बाद बी का होगा, उसके बाद ए का होगा, उसके बाद डी का होगा। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जो मानेंगे वो मानेंगे ऑप्शन नंबर सी का। SIR SIP ये सब चीजें अगर लगाना आ जाएगा ना बच्चों, किसी भी तरह का क्वेश्चन, चाहे वो मेंस का हो या एडवांस का हो, तुम लोग कर सकते हो। अभी ये 2 क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क देता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करोगे। वैसे ही एग्जैक्टली सेम चीजें लगाना है, SIR और SIP इफेक्ट।
ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी बताना है इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट एक दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करवाने जा रहा हूं मैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में पहले भी देखने को मिल चुका है, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में देखने को मिल चुका है और ऐसे क्वेश्चन को एडवांस में क्या किया है, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग के सामने आ जाएगा ना बच्चों, हम लोग पहले ये ट्राई करेंगे कि हम लोग को जो कॉन्सेप्ट आता है उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन। अप्लाई करने के बाद देखना कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे वहां से, वो ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद बाकी जो ऑप्शन बचेगा ना वहां से आंसर दिख जाएगा तुमको। और ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में रिस्क लेके अटेंड करना है। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है उसको अटेंड करोगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। उन सब चीजों को हटाना है, जो आता है कॉन्सेप्ट उसको अप्लाई करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, फिर आंसर चूज करना है वहां पे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देख लीजिए हम लोग की एनिलीन है, सबसे एनिलीन है सबसे। एनिलीन अगर है सब में तो अब देखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट कहां पे लग रहा है, 2 मिथाइल का पॉजिटिव, बट यहां पे क्या लग रहा है, एसआईपी इफेक्ट, एसआईपी इफेक्ट लग रहा है, बहुत ज्यादा एसआईपी लग रहा है। यहां पे 2 मिथाइल का प्लस आई, लेकिन ये इसको स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस लगा रहे, एसआईआर लगा रहे, और यहां पे ये दोनों का ओनली प्लस आई लगा रहे, ओनली प्लस आई। अब देखो थोड़ा ध्यान से बच्चों, यहां पे इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन जो नाइट्रो ग्रुप है दोनों क्या लगा रहे हैं, नेगेटिव मेसोमेरिक। ये तो हमारे लिए बहुत खराब की बात है। उसके साथ साथ एसआईपी भी ऊपर लग रहा है। अरे नेगेटिव मेसोमेरिक भी है, एसआईपी भी है, अनस्टेबिलिटी भरा पड़ा है। अगर अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो कंजुगेट एसिड जो बनेगा अनस्टेबल बनेगा, अनस्टेबल बनेगा तो इस कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे मिनिमम हो जाएगा। यानी कि Q का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे मिनिमम एक ही ऑप्शन में दिया था, क्या आंसर मिल गया। इसीलिए तो मैं बोलता हूं जो आता है उसको अप्लाई करना, देखना 1-2 ऑप्शन ही देखने को मिलेगा वैसा। अब देखो बस एक ही कंपाउंड के बारे में पता था लेकिन आंसर करके आगे तुम लोग, एडवांस का क्वेश्चन ऐसे आता है, लेकिन तुम लोग को बाकी सारे चीजें भी पता होना चाहिए, बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ताकि बाकी ऑप्शंस को भी तुम लोग कंपेयर कर सको। तो यहां पे जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों उसको कंपेयर करने जा रहे हैं, यानी कि पता तो चल गया आंसर सबसे पहले और बहुत ही जल्दी हम लोग आंसर कर लिए। उसके बाद देखेंगे यहां पे ओनली पॉजिटिव इफेक्ट था, इसलिए एस का सबसे मैक्सिमम है, एस का सबसे मैक्सिमम और क्यू का सबसे मिनिमम। अब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे किसके किसके बीच में, पी और आर के बीच में, तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। ये जो नेगेटिव मेसोमेरिक लगा रहा है ना, तो एक ही डायरेक्शन पे लगा रहा है, कोई इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप को ये NO2 क्या कर देगा, आउट ऑफ प्लेन कर देगा। ये दोनों मिथाइल ग्रुप के वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। अगर ये आउट ऑफ प्लेन चला गया ये, तो ये NO2 का माइनस एम इफेक्ट जितना लग रहा था इसके केस में उतना नहीं लगेगा, डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज करना इसके लिए अच्छी बात है। अगर अच्छी बात है तो करेस्पॉन्डिंग बेस का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसीलिए बच्चों एस के बाद आर आया है, फिर पी आया है, फिर क्यू आया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और मैं चाहता हूं कि पेन कॉपी लेके बैठे हो तुम लोग अभी तक, और ये क्वेश्चन को सबसे पहले तुम लोग ट्राई कर लो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछ रखा है। हमेशा बोलता हूं जो आता है पहले उसको अप्लाई करना है, और इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, रेजोनेंस का पार्ट है, कंजुगेशन का पार्ट है। ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, पिरिडीन में लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। उसके बाद ये नाइट्रोजन अगेन कंजुगेशन में, यानी कि ये भी डीलोकलाइज्ड का पार्ट है, बट ये 2 डिग्री है। ये नाइट्रोजन कोई डीलोकलाइज्ड सिस्टम में नहीं है, ध्यान रखना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, एस का होगा। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ देखो इसमें नहीं है, ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद देखो इसमें भी डीलोकलाइज सिस्टम है, इसमें भी डीलोकलाइज सिस्टम है, इसमें लोकलाइज सिस्टम है। तो एस के बाद कौन आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, क्योंकि लोकलाइज्ड का ज्यादा होता है बेसिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड। तो एस के बाद कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। एस के बाद क्यू, एक ही ऑप्शन में मिल गया क्या, 2 ही ऑप्शन देख के आंसर तो मिल गया, बट हम लोग कंपेयर करेंगे आर और पी के बीच में। आर और पी में अगर कंपेयर करेंगे बच्चों, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और हम लोग को पता है 2 डिग्री का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट भी लगा रहे हैं, तो इसीलिए आर डोमिनेट कर गया एज कंपेयर टू पी। मुझे लगता है कि बच्चों कि बेसिक स्ट्रेंथ का जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े बहुत अच्छे से तुम लोग को क्लियर हो गया, और ये सारे क्वेश्चंस जो हुए उनको भी तुम लोग को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।